नमस्कार, राधे राधे। मैं विनीता आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि जो अक्टूबर में आपकी मतलब इसी महीने में जो आपकी PGT की परीक्षा होने वाली थी, तो वो तो स्थगित हो चुकी है। इसकी सूचना मैंने पहले भी आप लोग को दे दी है अपने वीडियो के माध्यम से। और फिर ये जो आपका TGT है वो होगा कि नहीं होगा, ये भी मतलब समझ लीजिए कि इस पे भी क्या कहते हैं उसको, उसके गर्दन पे भी तलवार लटक रही है। कुछ कहा नहीं जा सकता होगी कि नहीं, लेकिन आप लोग जो LT की परीक्षा है तो उसके विषय में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वो परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को मतलब कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अपनी तैयारी बेहतर रखिए क्योंकि ये परीक्षा हो भी सकती है। तो यही मान के चलिए कि ये होगी, तो अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर आप लोग बनाइए। तो देखिए, जो इस समय हम लोग की सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से, उसके अंतर्गत हम लोग चौथे अध्याय पर आ चुके हैं, आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग हम लोग पढ़ चुके हैं, द्विवेदी युग चल रहा है। तो द्विवेदी युग के अंतर्गत कल मैंने श्रीधर पाठक के विषय में आप लोग को पढ़ाया था, और आज हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, तो उनका क्या नाम है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त, इनका जो समय दिया गया है 1886 से लेकर के 1964 तक। हिंदी के लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली हिंदी में लिखी रचनाएं सरस्वती में 1906 से छपने लगी थी। देखिए, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, खड़ी बोली हिंदी में इनकी जो रचनाएं इन्होंने लिखी है वो कब से छपने लगी थी? सरस्वती पत्रिका में 1906 ईस्वी से छपने लगी थी। गुप्त जी की कविताओं में राष्ट्रीय भावना चरम विकास पर पहुंची। गुप्त जी की जो कविताएं हैं उनमें जो राष्ट्रीय भावना है, उन कविताओं के माध्यम से जो राष्ट्रीय भावना उन्होंने व्यक्त की है वो अपने चरम विकास पर पहुंची। गुप्त जी की देखिए, गुप्त जी को भारत भारती से बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी बहुत बार पूछा गया है और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनकी कविता से इनको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता, बहुत ही ख्याति मिली थी। भारत भारती में देश के अतीत वर्तमान का चित्र खींचा गया था और भविष्य की सुखद कामना की गई थी। जो भारत भारती इन्होंने लिखा, तो जो देश के अतीत में यानी कि जो अतीत और वर्तमान इन दोनों का चित्र खींचा गया था, मतलब अतीत और वर्तमान दोनों का वर्णन किया गया था, और भविष्य की यानी कि आने वाले समय की सुखद कामना की गई थी। गुप्त जी की कविताओं से खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने में अभूतपूर्व सहायता मिली। भारत भारती की पंक्तियां हिंदी भाषी क्षेत्र के शिक्षित जनों को कंठस्थ याद थी। ठीक है, जो भारत भारती की पंक्तियां हैं तो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो शिक्षित जन थे तो उनको कंठस्थ थी। कविता से जन जागरण का काम यदि किसी ने सबसे अधिक सफलता के साथ किया तो गुप्त जी ने किया। वस्तुतः गुप्त जी इसी कृत्य के कारण राष्ट्रकवि कहलाए। अगर प्रश्न परीक्षा में पूछ ले कि राष्ट्रकवि कौन कहलाता है, मैथिली शरण गुप्त कहलाते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि अपनी किस रचना की वजह से कहलाते हैं? तो उनकी रचना है भारत भारती, जिसकी वजह से ये राष्ट्र कवि कहलाए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। गुप्त जी व्यापक संवेदना के रचनाकार हैं। व्यापक संवेदना के रचनाकार हैं। संवेदना का जो मतलब होता है, संवेदना जिसे आप लोग सहानुभूति बोलते हैं, किसी चीज़ की अनुभूति, किसी के प्रति सहानुभूति, तो उसी को संवेदना बोला जाता है। तो गुप्त जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, संवेदना के रचनाकार हैं। उन्होंने अपने युग के भावबोध को समग्रता में ग्रहण करके उसे चित्रित किया है। आधुनिक हिंदी काव्यों में वैष्णव उदारता के वे प्रतिनिधि हैं। संकीर्णता की गंध न उनके व्यक्तित्व में थी न कृतित्व में। संकीर्णता की गंध, संकीर्ण का क्या मतलब होता है? मतलब तो सभी लोग को पता होगा। संकीर्ण का मतलब जैसे आप लोग जैसे इंग्लिश में नैरो माइंड बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है, जैसे जो प्राचीन मतलब जो जैसे बुजुर्ग वगैरह लोग होते हैं, तो बुजुर्ग की बात ही छोड़ दीजिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका जो मानसिक
एक सोच होती है वो बहुत ही संकीर्ण होती है। हम लोग जैसे कोई ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा रूढ़ियों को मानता है, परंपराओं को मानता है और नई चीज़ों को वो अपने जीवन में नहीं आने देता है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसके लिए कि बहुत ही नैरो माइंड किस्म का इंसान है और इसकी सोच बहुत संकीर्ण है, बहुत सक्रिय है, बोलते हैं ना। तो वही चीज़ है संकीर्णता, ठीक है। यानी कि नए विचारों के प्रति इनका दिमाग बिल्कुल ही बंद होता है। जो पुरानी ढर्रा चली आती है उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं, नई चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। तो जो ये संकीर्णता की गंध है तो ना तो गुप्त जी के व्यक्तित्व में था और ना ही उनके कृतित्व में, यानी कि उनकी रचनाओं में भी ये संकीर्णता कहीं भी नजर नहीं आती है। उनकी कविता का विषय क्षेत्र भी व्यापक है। भारत के प्रायः सभी धार्मिक मतों एवं विश्वासों का समाहार उनकी काव्य भावना में हो गया है। हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में प्रथम प्रबंध काव्य सबसे अधिक गुप्त जी ने ही लिखे हैं। उनकी वास्तविक काव्य प्रतिभा प्रबंध काव्यों में ही दिखाई पड़ती है। प्रबंध काव्य मैंने आप लोग को रीतिकाल में कई बार प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के विषय में बताया है। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मित्र हैं जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे या पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन्हें पता चले कि प्रबंध काव्य क्या होता है। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि जैसे कोई श्रव्य काव्य है, सुनने वाला काव्य, अगर आप सुन रहे हैं तो मतलब श्रव्य काव्य का एक ऐसा रूप है जिसमें एक प्रमुख कथा, कोई मुख्य रूप से कोई कथा चल रही हो या फिर किसी की जीवनी, तो उनके बारे में आदि से लेकर के अंत तक एकदम मतलब लाइन टू लाइन क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, और बिना रुके हुए अगर वर्णित किया जाए तो वही प्रबंध काव्य होता है। समझ में आ गई आप लोगों को? मतलब या तो कोई प्रमुख कहानी हो, कोई भी पारंपरिक कहानी आप ले लीजिए। जैसे देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका रामचरितमानस है। इसमें श्री राम जी के जीवन के बारे में, यानी कि उनके जन्म से लेकर के एकदम लास्ट तक आप लोग मतलब रामचरितमानस आप सभी लोग को पता होगा, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत से लोग सुनते हैं, यानी कि श्रव्य काव्य। तो मतलब इसमें एक प्रमुख कथा या फिर किसी की जीवनी, तो आदि से लेकर के यानी कि शुरू से लेकर अंत तक बिना रुके हुए एक क्रमबद्ध तरीके से जब चलता है तो वही प्रबंध काव्य होता है। और याद रखिएगा कि जो प्रबंध काव्य होते हैं तो उसके दो रूप होते हैं, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को। अब महाकाव्य के रूप में सबसे बड़ा उदाहरण आपका तो रामचरितमानस ही है, ठीक। तो इसमें तो एक प्रकार की कहानी चलती है, महाकाव्य में एक कहानी चलती है, यानी कि शुरू से लेके अंत तक किसी के जीवन का। लेकिन जो खंड काव्य होता है, तो मान लीजिए कोई महापुरुष हैं तो उनके जीवन का एक अंश, कोई एक अंश खंड काव्य कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी के प्रबंध काव्य अधिकांशतः पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथानक पर आधारित हैं। इन प्रबंध काव्यों की मूल संवेदना आधुनिक है। इनमें अतीत को नए बोध के अनुसार व्याख्यायित किया गया है। इनमें विकसित चेतना के आलोक में अपने धार्मिक ऐतिहासिक महापुरुषों को देखा गया है। गुप्त जी ने धार्मिक विश्वासों को आहत किए बिना कथा के भाव पक्ष को नए बोध से युक्त कर दिया है, ठीक है। यानी कि जो पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं को इन्होंने अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया है, लेकिन जैसे जो वो कथाएं होती हैं तो उनको बिना आहत किए हुए, उनके धार्मिक विश्वासों को बिना आहत किए, बिना चोट पहुंचाए, वो मतलब उन कथाओं को एक नए भाव पक्ष को मतलब वो एक नए रूप में वो प्रयुक्त करते थे अपनी कविताओं के माध्यम से, ठीक। गुप्त जी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य इस प्रकार हैं। देखिए, इनके कुछ प्रसिद्ध प्रबंध काव्य हैं। साकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विशुद्ध प्रबंध काव्य है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर रामकथा कही गई है। दूसरा है यशोधरा। इसकी नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा हैं। विकट भट्ट, यह जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है जिसमें वचन निभाने का वर्णन है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न बनते हैं तो जिनके आधार पर अब आपसे पूछ ले कि गुप्त जी की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें
गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन उन्होंने किया है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि उनका जो काव्य प्रबंध है, प्रबंध काव्य है यशोधरा, तो उसकी बात हो रही है। अगला है रंग में भंग, यह राजपूती आन की कथा है। गुरुकुल, यह सिख गुरुओं की कथा है। किसान, यह एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। सिद्धराज पलासी का युद्ध के अतिरिक्त जयद्रथ वध और पंचवटी उनके विख्यात प्रबंध काव्य है। पंचवटी भी बहुत महत्वपूर्ण है, जयद्रथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में ये इससे प्रश्न पूछा गया है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में भी गुप्त जी ने जय भारत नाम से महाभारत की कथा लिखी। गुप्त जी की संवेदना की व्यापकता का प्रमाण मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित जैनी नामक उनकी कृति है। ठीक है, गुप्त जी की संवेदना, यानी कि मैंने आपको बताया संवेदना का मतलब सहानुभूति होती है, तो उनकी सहानुभूति की व्यापकता का प्रमाण क्या है? मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित जैनी नामक उनकी कृति है। इनकी एक रचना है, इनकी एक कृति है जैनी नाम से। ठीक है, गुप्त जी की कृतियों में आधुनिक युग की लोकोन्मुखता मानवीय करुणा के साथ घुल मिल गई है। लोकोन्मुखता मैंने आप लोग को कई बार बताया है कि जो आम जनता को ध्यान में रख करके कार्य किया जाए तो उसी को लोकोन्मुखता कहते हैं, यानी कि लोक के प्रति उन्मुख होना। ठीक है, गुप्त जी ऐसे कवियों में हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही रचनाएं नहीं लिखते हैं, बल्कि लोगों को ध्यान में रखकर समाज की उन्नति के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो अपनी रचनाएं करते थे। ठीक, उन पर गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट है। वे अतीत के प्रेमी हैं किंतु वर्तमान की विषमता को देखने से कतराते नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि वे नए विचारों का स्वागत करने में भी पीछे नहीं रहते। इसीलिए उनका अतीत प्रेम भविष्योन्मुख है। भविष्योन्मुख का मतलब कि जो भविष्य के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए जाएं, भविष्य का कल्याण करने के लिए किया जाए, तो ऐसी उनका प्रेम उसके प्रति है। ठीक है, वे लोक की महिमा प्रतिष्ठित करने वाले रचनाकार हैं। साकेत के राम घोषणा करते हैं, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। देखिए, इसमें जो साकेत है, गुप्त जी की रचना साकेत, तो उसमें राम क्या घोषणा करते हैं कि संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो इसका तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसका अर्थ अलग से बताया जाए। तो देखिए, अगर जो मनुष्य हैं, प्रत्येक मनुष्य अगर अपने कर्म और फिर अपने व्यवहार, अपने आचरण को अगर उच्च बनाए, तो ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी ही स्वर्ग बन सकती है कि नहीं? अगर जैसे सारे लोग, सारे मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं हम, कि जैसे सभी लोग धर्म, सत्य, प्रेम हो गया और न्याय, करुणा, तो इन सब का अगर वो पालन करे, सारे मनुष्य, सभी लोगों की बातें मैं कर रही हूँ, तो इन सारी चीज़ों को अपने कर्म में, अपने आचरण में अगर वो समाहित कर लें, तो स्वर्ग तो धरती पर ही स्वर्ग बन सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो राम है वो यही कहते हैं कि मेरे जन्म लेने का जो आधार है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्वर्ग का संदेश लेकर के आया हूँ, बल्कि मैं इसी धरती को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। ठीक, गुप्त जी मानववादी रचनाकार हैं। राम के प्रति उनका यह निवेदन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए किस विनती से इनकी दृष्टि महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या कहते हैं, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। देखिए गुप्त जी क्या कहते हैं कि राम तुम मानो हो, ईश्वर नहीं हो क्या? तो देखिए ये जो है यहाँ पर गुप्त जी निवेदन करते हैं, गुप्त जी का यह निवेदन है कि यदि राम ईश्वर नहीं है तो उनके लिए ईश्वर का जो अस्तित्व है वो है ही नहीं। क्योंकि जो गुप्त जी हैं यहाँ पर जैसे एक कन्फ्यूजन दिखाया गया है कि राम को मानव माना जाए या ईश्वर माना जाए, तो उनका एक वो निवेदन करते हैं कि यदि राम ईश्वर नहीं है तो उनके लिए जो गुप्त जी के लिए जो ईश्वर का अस्तित्व है वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुप्त जी भक्ति और विश्वास की नींव राम पर ही टिकी है गुप्त जी की। ठीक है, जो गुप्त जी की भक्ति और विश्वास की नींव है वो राम पर टिकी है। अब सवाल यहाँ पर हो जा रहा है कि तुम राम हो या ईश्वर, तुम मानव हो या ईश्वर हो। लेकिन
फिर बाद में क्या होता है, बाद में ईश्वर क्षमा करे, यहाँ पर शब्द दिया है ना ईश्वर क्षमा करे, तो बाद में ईश्वर क्षमा करे कह करके कवि यह भी स्वीकार करते हैं कि यह जो प्रश्न है तो वह प्रश्न करना उनके लिए क्या है, बहुत ही अनुचित है। उन्हें ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए क्योंकि यह श्रद्धा की सीमा का अतिक्रमण करता है, ठीक है, विरोध करता है, श्रद्धा की सीमा को पार करता है ये प्रश्न, मुझे ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए। ठीक, मतलब वो सवाल भी करते हैं राम से, उसके बाद वो क्षमा भी मांगते हैं। प्राचीन कथा में नया भावबोध भरने का उद्योग हरिऔध ने प्रिय प्रवास में किया था। अब देखिए यहाँ हरिऔध की बात हो रही है। अभी आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, मैथिली सरल गुप्त के विषय में। तो हरिऔध का प्रिय प्रवास जो कि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो हरिऔध की है। गुप्त जी ने भी वही काम साकेत में किया जो हरिऔध ने प्रिय प्रवास में किया था। मतलब प्राचीन कथा में नया वो भावबोध भरने का उद्योग यानी कि कार्य जो हरिऔध ने प्रिय प्रवास में किया था, वही काम गुप्त जी ने अपने साकेत में किया। किंतु गुप्त जी की संवेदना व्यापक तो थी ही, उनमें रचनात्मक क्षमता भी अधिक थी। इसीलिए उनकी रचनाओं में प्राचीन आख्यानों में आधुनिक बोध कलात्मकता के साथ रच बस गया है और उतरा कर अलग नहीं दिखाई पड़ता। गुप्त जी की कृतियों में पारिवारिकता केंद्रीय संवेदना के रूप में उभरती है। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है, पर आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं समझता। हर कोई बस इसी उसमें रहता है कि एक छोटा सा परिवार हो, मेरा सुखी परिवार। सबको लगता है छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, लेकिन ये देखिए मेरा भी मानना है कि जो संयुक्त परिवार होते हैं वो भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय समाज की एक विशेषता रही है संयुक्त परिवार। देखिए जो संयुक्त परिवार होता है लोग समझते नहीं हैं, लेकिन जब फैमिली बड़ी होती है ना तो वो एक अलग प्रकार का मजा आता है उस परिवार में। कोई भी तीज त्यौहार हो, कुछ भी हो, खुशी हो गम हो, सब इंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है। पर ऐसा लोग समझते नहीं हैं, सबको बस छोटा सा परिवार चाहिए। लड़की की शादी होगी, सास नहीं है बहुत अच्छा है, ननद नहीं है बहुत अच्छा है, ऐसा लोग ढूंढते हैं ना। कितनी लड़कियां तो खुद मुँह से कहती हैं कि मेरी शादी ऐसी जगह करना जहाँ पर सास ससुर हो ही ना और ननद तो बिल्कुल भी ना हो। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसे दिन आपको फेस करना पड़ता है जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है। तब आप कोसते हो अपने आप को कि मेरे पास भी फैमिली होती, मेरी भी ननद होती, मेरी भी सास होती, तो आज मैं भी ये चीज़ उनसे करवा सकती थी, उनसे कह सकती थी, वो लोग मेरी हेल्प कर सकती हैं। तो छोटा परिवार चलिए आज की मांग के हिसाब से चलो ठीक है, लेकिन जो बड़ी फैमिली होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। मेरी भी लंबी चौड़ी फैमिली है। चलिए आगे देखते हैं। स्वाधीनता की चेतना काव्य में आरूप नहीं रहती, उसका दबाव मानवीय संबंधों पर भी पड़ता है। गुप्त जी के यहाँ पारिवारिक संबंधों का चित्रण नई चेतना के आलोक में किया गया है। उर्मिला, कैकेयी, यशोधरा, लक्ष्मण, तथागत सब में कुछ न कुछ नवीनता है। गुप्त जी पारिवारिकता में जो मार्मिकता पैदा करते हैं उसे देखकर कहीं कहीं तो भवभूति की याद आ जाती है। ठीक है, भवभूति बहुत ही महत्वपूर्ण आपके संस्कृत के कवि रहे हैं। इसी से संबंध गुप्त जी की नारी भावना है। नारी परिवार के केंद्र में होती है, नारी परिवार के केंद्र में होती है। बिना नारी के कोई परिवार नहीं होता। नई चेतना ने भारतीय नारी जीवन की पीड़ा को पहचाना। नारी भावना को पहचानने और उसका चित्रण करने में गुप्त जी हिंदी काव्य के इतिहास में बेजोड़ हैं। मतलब इनके जोड़ में कोई नहीं है, वो बेजोड़ हैं। ठीक है, नारी पात्रों पर स्थितियों का जो प्रभाव पड़ता है उसका चित्रण गुप्त जी ने अचूक स्वाभाविकता एवं मनोवैज्ञानिकता के साथ करते हैं। उनके नारी पात्र स्वाभिमानी, देशभक्त, कर्तव्यपरायण होकर अपनी निजी वेदना खो नहीं देते। साकेत की उर्मिला, यशोधरा की गोपा इस दृष्टि से बहुत जटिल किंतु स्वाभाविक और आधुनिक पात्र हैं। भारतीय नारी के जीवन के विषय में ऐसी मार्मिक उक्ति पूरे भारतीय साहित्य में शायद ही कहीं मिले।
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये गुप्त जी की यशोधरा की पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही यहाँ पर दिया भी है कि ऐसा मार्मिक उक्ति पूरे भारतीय साहित्य में शायद ही मिले। तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो देखिए जो स्त्री का जीवन होता है वो बहुत ही मतलब विरोधी मतलब कह सकते हैं कि जो लोग स्त्रियां हैं वो लोग अच्छे से समझ सकती हैं। बहुत ही उनके लाइफ में मतलब वो एक डिसीजन नहीं ले पाती, वो उलझी रहती हैं दो चीज़ों के बीच में, यानी कि कह सकते हैं कि विरोधी ध्रुवों से भरा होता है स्त्रियों का जीवन। ठीक है, देखो एक ओर स्त्री का क्या है, एक ओर वो स्नेह, वात्सल्य और जीवन दाता शक्ति कहलाती हैं कि नहीं। स्त्रियां, उनका जो छोटा बच्चा होता है, बच्चों को जन्म देती है, उसे दूध पिलाती हैं, अपना प्यार लुटाती हैं, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करती हैं। तो एक तरफ तो वो इन सब की क्या हो गई, मतलब स्नेह वात्सल्य की देवी हो गई, और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ उनके मतलब उनका जो जीवन होता है वो विरह वेदना और आंसुओं से भरा होता है। अब जो ये मतलब पंक्ति दी गई है यशोधरा की, तो क्या होता है, जो यशोधरा का जीवन है वो भी त्याग और दुख से भरा हुआ है। कैसे, जिस समय उनके पुत्र, जो यशोधरा के पुत्र होते हैं राहुल, आप लोग पढ़े होंगे सिद्धार्थ वाली कहानी, तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो जिस समय उनके पुत्र राहुल, यशोधरा के जो पुत्र हैं राहुल छोटे होते हैं, उन्हें पिता के निकट रहने की उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, यानी कि जो उनके पिता हैं सिद्धार्थ। तो उस समय वो क्या करते हैं, वो संन्यास लेकर के चले जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, यशोधरा के हिस्से में केवल माँ का दूध और आंखों का पानी ही बचता है। ठीक है, यानी कि जो यशोधरा है तो उनकी नियति ही यही है। नियति मतलब उनका भाग्य, उनकी किस्मत में यही है कि एक तरफ माँ का दूध यानी कि आंचल में दूध और दूसरी तरफ आंखों में पानी। एक तरफ तो उनका अपना छोटा बच्चा है जिसे उन्हें जिलाना खिलाना है, बड़ा करना है, और दूसरे तरफ पति के वियोग में उनकी आंखों में पानी भरा हुआ है। तो यही चीज़ है इसका मतलब, इसका जो ये पंक्ति दी गई है इसका आशय, इसका अर्थ यही निकलेगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी और मैं इस चीज़ को समझाने में शायद थोड़ी बहुत कामयाब हुई होंगी। ठीक, अगर ऐसा हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गुप्त जी ने मुक्तक भी कम नहीं लिखे हैं। गुप्त जी प्रबंध काव्य तो उन्होंने बहुत लिखा, लेकिन उन्होंने मुक्तक भी बहुत ज़्यादा लिखा है। उनके मुक्तक व्यवस्थित होते हैं, भाषा का प्रवाह चाहे उनमें ना मिले किंतु स्थिति योजना की दृष्टि से वे चुस्त होते हैं। गुप्त जी ने कुछ बंगला काव्य कृतियों का अनुवाद भी किया है। माइकेल मधुसूदन दत्त के मेघनाथ वध का जैसा उत्तम अनुवाद उन्होंने किया है। देखिए मेघनाथ वध बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुप्त जी की रचना है। परीक्षा में ये भी पूछा गया है कि मेघनाथ वध किसकी रचना है, तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, वह काव्यानुवाद का अभी तक प्रतिमान है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, याद रखिएगा, अंडरलाइन जरूर करिएगा। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। यानी कि जैसे जैसे स्थितियाँ सब कुछ बदलती है समय के हिसाब से, तो उसको वो अपने काव्यों में ग्रहण करते चलते हैं। इस दृष्टि से ये निःसंदेह हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलन ने जो रूप धारण किया, उसका पूरा आभास पिछले रचनाओं में मिलता है। इनमें हम सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान सबकी झलक पाते हैं। तो ये पंडित रामचंद्र शुक्ल का कथन है गुप्त जी के विषय में, जो कि महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन आप लोग जरूर करिएगा। यह पहले कहा जा चुका है कि गुप्त जी की रचनाओं से खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित और सम्मानित हुई। पहले भी कहा जा चुका है कि जो गुप्त जी की रचनाएं हैं उससे खड़ी बोली काव्य भाषा का जो रूप है वह क्या हुआ, प्रतिष्ठित हुआ और सम्मानित हुआ। इनके पथ प्रदर्शक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। किनके पथ प्रदर्शक? गुप्त जी के। ठीक, जो गुप्त जी हैं मैथिली शरण गुप्त, तो उनके पथ प्रदर्शक कौन रहे हैं? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में मांझने का प्रयास इनके रचनाओं में साफ झलकता है। गुप्त जी ने गीत
और गेय पद भी लिखे हैं। हरिगीतिका इनका प्रिय छंद है। गुप्त जी की जो प्रसिद्ध प्रिय छंद है वो हरिगीतिका है, अंडरलाइन करिएगा, प्रश्न भी बन सकता है। प्रबंध काव्यों में यथास्थान वाक् चातुरी, संवादात्मकता और वक्तृत्व पाई जाती है। कहीं कहीं तुकों का मोह अखरता है। जैसे ये निरंतर नए नए विषयों की ओर मुड़ते गए हैं, वैसे ही शिल्प की ओर भी। गुप्त जी ने अतुकांत रचनाओं में भी सफलता पाई है। मतलब इनकी रचनाओं में जहाँ पर तुक नहीं होता था तो वहाँ पर भी ऐसी रचनाओं में भी उन्होंने सफलता पाई है। मेघनाथ वध का अनुवाद इन्होंने अतुकांत कविता में किया है। जो मेघनाथ वध यानी कि मैंने क्या बताया, माइकल मधुसूदन दत्त हैं, तो उनका इन्होंने अनुवाद किया था मेघनाथ वध के नाम से। तो इसका अनुवाद इन्होंने अतुकांत कविता में किया था। बाद में यह छंद प्रवृत्ति प्रसाद और निराला की रचनाओं में भी मिलती है। छायावाद के दौर में गुप्त जी ने उस ढंग की भी कविताएं लिखी। गुप्त जी यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में नई कविता के आंदोलन के समय तक रचनारत रहे। देखिए गुप्त जी कितने लंबे समय तक, मतलब द्विवेदी युग से इन्होंने आरंभ किया था अपनी रचना लिखना, और स्वातंत्र्योत्तर भारत में नई कविता, जब नई कविता का आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय भी ये रचनारत रहे, यानी कि अपनी रचनाएं ये करते रहे। किंतु प्रमुख काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से इन्हें छायावाद पूर्व क्या होगा, द्विवेदी युग होगा, काल का ही रचनाकार मानना उचित होगा। यानी कि द्विवेदी युग का ही इन्हें प्रमुख रूप से रचनाकार मानना ज़्यादा उचित होगा। और समय क्या है, 1900 से 1920, यानी कि द्विवेदी युग। ठीक है, तो ये रही आज की जो हम लोग की क्लास आपके मैथिली शरण गुप्त के विषय में। आप लोग को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अब कल की क्लास में हम लोग राम नरेश त्रिपाठी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम 7 बजे।